वो तस्वीर पेश की है कि किस तरह से राजीव जी एक भविष्य के नेता थे और दुर्भाग्य से असमय वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके किए हुए बहुत सारी ऐसी बातें। डॉक्टर अम्बेडकर तो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनकी बेहतर स्थिति के लिए और दलित राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए दलित और पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षित सीटें प्रदान करें। ना है वो जनगणना सेंसस नहीं है, वो सर्वेक्षण मात्र है। इसलिए वे चाहते हैं कि जातिगत जनगणना, और मैं इस बात से प्रसन्न हूँ। ये पुस्तक डॉक्टर अम्बेडकर का भारत चाहते थे राजीव गांधी, ये मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। डॉक्टर अम्बेडकर की जो मंशा थी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, उनकी मंशा ये थी कि भारत में दलित समाज और वंचित समाज की स्थिति कैसे बेहतर हो, वो अस्पृश्यता के नर्क से कैसे बाहर आए, और दूसरी उसकी आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी हो। डॉक्टर अम्बेडकर तो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनकी बेहतर स्थिति के लिए और दलित राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जो 1959 में पंचायती राज कानून व्यवस्था को नेहरू जी ने लागू किया, उसी को 1989 में 1989 में राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था लाकर और उसको, जो कि स्टेट की जिम्मेदारियां होती थी, स्टेट की जिम्मेदारियों के ऊपर उसको संवैधानिक कानून का दर्जा देते हुए और हर स्टेट की ये मजबूरी कर दी, हर स्टेट की ये जिम्मेदारी कर दी कि आप अपने आप पंचायतों के चुनाव कराएं और उस पंचायतों के चुनाव में दलित और पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षित सीटें प्रदान करें। उसके बाद में आज वहाँ के पार्षद और ग्राम प्रधान भी MP, MLA और सांसद बनने लगे। उनकी मंशा ये थी कि राजीव गांधी की मंशा ये थी उनके समय में कि 80 करोड़ की आबादी में मात्र चंद सांसद ही देश में राज करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रधान से लेके और जिला पंचायत अध्यक्ष तक ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये संख्या बढ़ के 7-8 लाख की हो जाए, और उन्होंने ऐसा करके दिखलाया। वर्तमान में जो राष्ट्रपति मुर्मू हैं, उड़ीसा से पहली बार पार्षद बनी इसी कानून के तहत, और पार्षद बनने के बाद में आज वो इस मुल्क की राष्ट्रपति हैं। इसी भावना को और इन्हीं विचारों को जो अम्बेडकर सोचते थे, उनको राजीव गांधी जी ने अपने कानून में, अपने 5 साल की हुकूमत में उन्हीं सारी बातों को लागू किया है। इसी बातों से अवगत कराने के लिए मैंने पुस्तक लिखी हुई है। आप लोग पढ़ेंगे तो बाकी की बातें सब लोग जान जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार साथियों, आप सभी का कांग्रेस कमेटी के इस कार्यालय में हम हृदय से स्वागत करते हैं। इस पुस्तक की जो राजेश गौतम जी ने लिखी है, एक पंक्ति जो बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि तुम्हारे पैरों में जूते हो न हो, हाथों में किताबें होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि बाबा साहब की मूर्तियों में उनको ढूंढने की अपेक्षा उनको किताबों में हमें ढूंढना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का जो गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से ये लिखा गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के स्वप्न को अगर चरितार्थ किसी ने करना प्रारंभ किया, किसी ने बुनियाद अगर उसकी रखी है, तो वो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में इस बात का प्रावधान रखा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को अगर आगे लाना है, तो जो अत्याचार हजारों वर्षों से जो दमन उनके साथ हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए उनको उचित स्थान आरक्षण के माध्यम से देना होगा। जब प्रांतों की सरकार ने इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के तहत आरक्षण देना प्रारंभ किया, तो सबसे पहला मुकदमा मद्रास की अदालत में लगा। चंपक दुरई राजन नाम का वो एक प्रसिद्ध मुकदमा है, जिसमें ये कहा गया कि संविधान के आर्टिकल 15 में लिखा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सम्मुख जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। तो फिर जातिगत आरक्षण की व्यवस्था क्यों? और उसमें उस आरक्षण पर स्थगन हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस पूरी रात सो नहीं पाए।
और उन्होंने तय किया कि पहला संविधान संशोधन, आज़ाद भारत के इतिहास का जो पहला संविधान संशोधन पंडित नेहरू ने किया, उसमें लिख दिया कि फंडामेंटल राइट के इस प्रावधान के बावजूद कि विभेद नहीं किया जाएगा जाति, धर्म, भाषा, रहने के स्थान के नाम पर, उन प्रावधानों के बावजूद आर्टिकल 15(4) में ऐड करता हूं और ये तय करता हूं कि जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं उनको आगे आने का अवसर दिया जाएगा। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिंदुस्तान की जो अग्रणी भूमिका समूचे विश्व में हम देख रहे हैं, उसका बुनियादी और मूल कारण यही है कि जो हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के स्वप्न को चरितार्थ करना प्रारंभ किया, तो विश्वास मानिए जो आज भारत का परचम समूचे विश्व में लहरा रहा है, तो वो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की वजह से है। आज फिर एक बार जब संकट बाबा साहब के स्वप्न पर है, इस राष्ट्र की बुनियादी सिद्धांतों पर मंडरा रहा है, तब उनके रास्ते पर चलते हुए, उनके रास्ते पर पंडित नेहरू चले, इंदिरा जी चली, राजीव जी चले, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि निर्भीकता से राहुल गांधी जी ने भी उस रास्ते पर एक अग्रणी भूमिका ली। राहुल गांधी जी मुखरता से कहते हैं वो राजनीति से प्रेरित नहीं है कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक, क्योंकि एक ही अंतिम प्रयास है देश को अगर विकसित देश के रूप में हमको प्रतिस्थापित करना है, तो ये अंतिम मौका है कि हम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय दें। मैं राजनीति से प्रेरित होते हुए नहीं कह रहा हूँ, मगर मुझे इस बात का दुख हुआ जब मैंने भारत सरकार का शपथ पत्र पढ़ा महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि आर्टिकल 246 का 7 शेड्यूल की एंट्री 69 में जातिगत जनगणना केंद्र सरकार का अधिकार है, हम नहीं कराएंगे। कि जनगणना है वो जनगणना सेंसस नहीं है, वो सर्वेक्षण मात्र है, उसका संवैधानिक महत्व नहीं है। ये बात राहुल जी जानते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि जातिगत जनगणना। और मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि सारे इंडिया गठबंधन दल के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और तब तक हम दृढ़ता से आगे बढ़ते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के स्वप्न का हिंदुस्तान चरितार्थ न कर दें, उसको वास्तविकता का धरातल न कर दें। और ऐसे कई कदम जो राजेश गौतम जी ने उठाए हैं, उन कदम के साथ कांग्रेस पार्टी कदम ताल करेगी, और इस पुस्तक को विस्तार से पढ़कर इसकी विवेचना भी हम पार्टी की तरफ से लिखकर राजेश गौतम जी को भेजेंगे। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और दिनेश जी ने इसमें एक अग्रणी भूमिका ली। दिनेश जी ने कहा कि हमारे यहाँ से, हमारे पार्टी से हम इस विचार को प्रचारित और प्रसारित करें। मनीष हिंदवी जी, जेपी पांडे जी, सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। राजेश गौतम जी के साथ जो साथी आए हैं, मैं चाहता हूँ एक बार वो परिचय भी उन लोगों का करा दी। धन्यवाद। शास्त्री जी, इनके अलावा सर ये लेक्चरर हैं, ये बढ़ जाइए परिचय करा देते हैं। डॉक्टर महादेव लेक्चरर हैं बीपीएम जी मंदिरा इंटर कॉलेज में, बीएसडी इंटर कॉलेज में रंजीत सिंह जी हैं लेक्चरर हैं, और अंजलि सागर जी हैं, ये कवित्री भी हैं। अच्छा। और ये जुहारी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं। उनके पीछे ये भुवनेश भूषण जी बैठे हुए हैं, जेपीआर नंबर इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं बायोलॉजी के। उनके पीछे कमला गौतम जी बैठी हुई हैं जुहारी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में, और ये इनके साथ में तारा गौतम हैं, ये लेक्चरर हैं चौबेपुर में। और हमारे डॉक्टर राजेश संखवार जी हैं और बैठे हुए हैं आपके साथ में हमारे पीयूष गौतम हैं, ये शिक्षक हैं। अखिलेश गौतम जी हैं, शिक्षक हैं। सभी मेरे शिक्षक साथी हैं और कुछ लोग बाहर हैं। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका और दिनेश भाई साहब का जी, और अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मतलब यही खत्म करते हैं इस पत्रकार वार्ता को, इसके क्वेश्चन और आप निवेदन करेंगे कि कुछ जवाब की व्यवस्था लेकर देंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।